हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो मेरे क्लास 10th के धुरंधर दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नामकरण हो चुका है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो जैसे ही चैप्टर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, तब तो जाके हम लोग यहाँ पे कुछ समझ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। तो रिसोर्सेस का मतलब वो हर चीज जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, वो सारी चीजें अगर हमारे किसी काम आ पाती है, हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारी नजरों में रिसोर्सेस होनी चाहिए या रिसोर्सेस होती है। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, मतलब हमारे टॉपिक का सेकंड पार्ट बात करें, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब वो सारी चीजें जो आज हमारे पास जितनी भी है, उससे हम लोग क्या बेहतर बना पाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट होती है। डेवलपमेंट आपको हर तरफ दिखेगा दोस्तों, ठीक है, बट ये एक इंटरनल पार्ट होता है और ये कहीं ना कहीं हमें हर जगह सपोर्ट करता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं विजय ठाकरे के साथ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम में क्या लिखने वाले हैं कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में रिसोर्सेस क्या होती है, उससे चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है भाई, चलिए। तो रिसोर्सेस आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ऐसा कहता है कि रिसोर्सेस वो हर चीज जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रोल रिसोर्सेस का, मतलब 100% रोल यहां ह्यूमन के डेवलपमेंट में रिसोर्सेस का। ये पहली बात हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाती है। एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, वो सारी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में आज पूरी तरीके से अवेलेबल है। तो यहां पे एक बात और याद रखनी है हम लोग को, एवरीथिंग बोला गया है, मतलब सभी चीजें जो यहां पे अवेलेबल है, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में जो भी जैसी भी जितनी भी चीजें अवेलेबल है, वो सब कुछ मिला के विच कैन बी टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड। मतलब कि दो चीजों को याद रखना है, उसको टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड करना है। इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों यहां पे हमारा टाइम बचेगा। इकोनॉमिकली अगर हम लोग यूज करेंगे तो इससे हमारे पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो रिसोर्सेस वो हर चीज जिसको हम लोग यूज तो करेंगे, मगर उन रिसोर्सेस से हमारा समय भी बचेगा और उन रिसोर्सेस से हमारे पास इनकम सोर्स भी आएगा। तो यहां पे ये क्लियर हो गया दोस्तों कि रिसोर्सेस वो सारी चीजें जिसको कि हम लोगों को क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है। एक्सप्लॉइट इसीलिए करना है सर क्योंकि इससे हमारा समय भी बचेगा और दूसरा हमारे पास पैसा भी आएगा। बट हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम क्या करना है, मिनिमम वेस्टेज करना है। क्या करना है दोस्तों? मिनिमम वेस्टेज कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए। और करना क्या पड़ेगा मिनिमम वेस्टेज के साथ? तो मैक्सिमम आउटपुट रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बात एग्जाम में याद रखिएगा कि हमें किसी भी रिसोर्स के मिनिमम वेस्ट पे काम करना है और मैक्सिमम आउटपुट पे काम करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन वांट्स आर नोन एज रिसोर्सेस। तो यहां पे कहा गया जिन भी चीजों को टेक्नोलॉजिकली यहां पे और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड किया गया और उससे कहीं ना कहीं ह्यूमन वांट जो है वो सेटिस्फाई होती है, उन सारी चीजों को कहा जाता है रिसोर्सेस। ठीक है भाई, तो ओवरऑल ये समझ में आ गया कि रिसोर्सेस वो हर चीज जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है, जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दो तरीके से। एक तो टेक्नोलॉजिकली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरा हम लोग उसको इकोनॉमिकली अगर एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं और उससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो पा रही है, तो इन सब का सम टोटल कहलाता है दोस्तों रिसोर्सेस। क्या कहलाता है दोस्तों? रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस की कहानी थोड़ी सी सर हम लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम लोगों को ये पता है कि जो रिसोर्सेज है दोस्तों वो दो ही पार्ट में मेनली डिवाइड हो सकते हैं, या तो उसको ह्यूमन यूज करे या तो डायरेक्टली वो नेचर से हम लोग इस्तेमाल करें। मतलब ह्यूमन के इंटरफियरेंस से वो सारी रिसोर्सेज का हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज। और अगर हम लोग उसको डायरेक्टली नेचर से इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देखा जाए तो सारी ही रिसोर्सेज जो है दोस्तों यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होती है। हम तो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, स्किल्स का इस्तेमाल करके उसका यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं कि रिसोर्सेज के दो पार्ट होंगे। सबसे पहला होगा नेचुरल और दूसरा होगा भैया यहाँ पे ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड
इंस्टीट्यूशंस में, जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, या जितनी भी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सब ह्यूमन बींग्स कर रहा है। ठीक है भाई, तो ह्यूमन बींग्स कर रहा है मतलब कि वो स्ट्रक्चर होंगे, वो या तो इंस्टीट्यूशन होंगे। दूसरी बड़ी बात, या तो वो क्वांटिटी में हो रहा होगा, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो रहा होगा, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी में। और क्वालिटी का मतलब सीधा सीधा हो गया कि वो कितना बेहतर हम लोग बना पा रहे हैं, ये हो गई क्वालिटी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, सबसे पहले स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल, दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले जो टाइप आता है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। नाम में ही समझ में आ रहा है रिन्यूएबल। रिन्यू का मतलब होता है बार बार वो चीज अगर हमारे पास एज इट इज आ जाए कम समय में, तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे रिन्यूएबल। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? रिन्यूएबल। बट वो सारी चीजें जो एक बार यूटिलाइजेशन करने के बाद मिलियन ईयर्स तक के हमारे पास वापिस ना आ पाए, उसके लिए बहुत वेट करना पड़े, उन सारी रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कितने पार्ट में डिवाइड हो गए दोस्तों? एक तो हो गए रिन्यूएबल जो कि कम समय में वापस आ जाएगी, दूसरी हो गई नॉन रिन्यूएबल जो कम समय में वापस हमारे पास नहीं आ पाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। फिर फर्दर देखिए, सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जिसमें की लाइफ हो, मतलब की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों जिसमें दिखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजिकल। ठीक है भाई, चलिए अब ये बायोलॉजिकल को आगे डिवाइड करते हैं, तो होता है भैया नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ। तो ये नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग बोल देते हैं दोस्तों यहाँ पे फौना, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को बोल देते हैं दोस्तों, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरा। और जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फौना। तो बायोलॉजिकल दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया दोस्तों, फ्लोरा और फौना। यहाँ तक के कहानी खत्म हो गई। चलिए रिन्यूएबल को हम लोग और एक पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो। जैसे कि विंड और वाटर, कंटिन्यूअसली हमें 24 घंटे 365 दिन और 7 दिन मिल जाती है हफ्ते के, वैसे ही यहाँ पे ये रिसोर्सेज जो है वो कहलाती है कंटिन्यूअस रिसोर्सेज, और हम लोग इसको कहते हैं फ्लो। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का मतलब जिनका यूज मल्टीपल टाइम्स हो सकता है एक बार कुछ बनने के बाद। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि स्क्रैप वाले आप क्या सामान लेने आते हैं, तो वो कौन सा सामान लेने आते हैं जिसका आपने यूज कर लिया, बट उस मेटल को अभी भी मेल्ट करके उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, वो सारी चीजें जो है वो रिसाइक्लेबल में आती है। और ये क्या है भैया? नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि एक बार उसको निकालने के बाद, एक बार एक्सकवेशन करने के बाद, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको एक बार में खत्म नहीं करना है, उसको मल्टीपल टाइम्स तक के यूज करना है। इसीलिए हम लोग रिसाइक्लेबल में मेटल को कंसीडर करते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉन रिसाइक्लेबल में। नॉन रिसाइक्लेबल का मतलब हो गया फॉसिल फ्यूल्स। अगर एक बार यूज कर लिया तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया दोस्तों कोल, तो कोल मिलियन ईयर्स लग जाएंगे दोबारा वापस लाने में, इसीलिए ये सारी रिसोर्सेज कहलाती है नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पे कहानी समझ में आ गई कि ये जो रिसोर्सेज है सर वो अलग अलग टाइप में डिवाइडेड है। पहला हम लोगों ने देखा रिसोर्सेज दो पार्ट में डिवाइड होगी, नेचुरल और ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल को फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों, फ्लोरा और फौना। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नॉन रिन्यूएबल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिसाइक्लेबल जो कि बार बार हम लोग जिन मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे वो रिसाइक्लेबल हो जाएंगे, बट वो सारे रिसोर्सेज जिसका हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ये सारी जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग नहीं ला सकते, वो सब चीजें नॉन रिसाइक्लेबल का पार्ट होता है। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी एंड क्वांटिटी। चलिए होप सो यहाँ पे आपको रिसोर्सेज का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई है, और रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं वो दोस्तों यहाँ पे हमें समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ रिसोर्सेज की कहानी को हम लोगों ने समझ लिया, क्लासिफाई करना सीख लिया। ठीक है भाई, चलिए अब रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पे उनके अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करते हैं। टाइप्स तो हो गया, हम लोग बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें सबसे पहला जो बेसिस आता है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन। तो वो रिसोर्सेज आया कहां से, उसके बेसिस पे हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ रहा, बायोटिक का मतलब जिन सारी
रिसोर्सेस में लाइफ होगी, और एबायोटिक का मतलब जिसमें लाइफ नहीं होगी उन सबको हम लोग बोलेंगे एबायोटिक। ठीक है भाई, चलिए। तो बायोटिक रिसोर्सेस क्या होती है? वो सारी रिसोर्सेस जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती है और उसमें कहीं ना कहीं लाइफ का एग्जिस्टेंस दिखता है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखता है, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है भाई, चलिए। जैसे कि ह्यूमंस, फॉरेस्ट, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सब जो है वो बायोटिक रिसोर्सेस का पार्ट है दोस्तों। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड टाइप पे आते हैं, तो एबायोटिक का मतलब जिसमें लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा उसको बोलेंगे दोस्तों एबायोटिक। क्या बोलेंगे दोस्तों? एबायोटिक। जैसे कि ये रिसोर्सेस है तो आपके पास, मगर ये नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। किस में आती है दोस्तों? नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। ठीक है, जैसे कि मेटल हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी चीजें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। तो ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग अगर रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट होते हैं, बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक जिसमें लाइफ होगी, एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होगी। बायोटिक में हम लोग देख लेते हैं भाई, एग्जांपल याद करने के लिए, ह्यूमन हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, फिशरी हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकता है, और जो यहाँ पे एबायोटिक है दोस्तों उसमें मेटल्स, एयर, सॉइल कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्लासिफिकेशन में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, मतलब वो कितने जल्दी यहाँ पे खत्म हो जाएगा इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा रिन्यूएबल और दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब वो सारी चीजें जो कम समय में आपके पास दोबारा वापस लौट के आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मगर वही सारी चीजें एक बार यूज करने के बाद बहुत काफी समय बाद हमें मिल पाए, मतलब मिलियन ईयर बाद हमें मिल पाए, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल्स में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको। सनलाइट, विंड, वाटर, ये सारे अच्छे एग्जांपल है। सनलाइट को आपने आज यूज किया, भरपूर यूज किया, कल फिर से मिल जाएगी। विंड को यूज किया, वाटर को यूज किया, दोबारा मिल जाएगा। बट यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया तो ये दोस्तों मिलना दोबारा मुश्किल है, इसीलिए इसको हम लोगों ने लिया यहाँ पे एग्जॉस्टिबिलिटी के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के फॉर्म में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं मालिकाना अधिकार, मतलब ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइड होंगी सारे रिसोर्सेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम खुद से। हमारे घर में जो पेड़ पौधे लगे हुए, हमारे घर के अंदर जो भी है वो सारे रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। ठीक है भाई, चलिए। हमारी सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज लगी हुई है सारी कम्युनिटी रिसोर्सेज है। हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज लगी हुई है वो सारी की सारी नेशनल रिसोर्सेज है, और वो सारे रिसोर्सेज जो हम और दूसरी कंट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अगर ओनरशिप की बात करें तो चार तरीके की ओनरशिप होगी। पहला इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा जो है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल। तो एग्जाम में ये चारों ओनरशिप हम लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो एक एक को समझने की कोशिश करते हैं भाई। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होती है जो कि प्राइवेटली ओन्ड की जाती है, जैसे कि यहाँ पे फार्मलैंड हो गया, हाउसेस हो गया। बट यहाँ पे बोलते हैं कि जो कम्युनिटी रिसोर्सेस होती है वो सारे रिसोर्सेस में यहाँ पे देखिए उसको एक्सेसिबल करने वाला है, उसका यूज करने वाले यहाँ पे मेंबर्स हो सकते हैं उस कम्युनिटी के, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड होता है, जैसे कि बुरियल ग्राउंड्स होता है। तो ये सब कम्युनिटी का पार्ट होता है, मतलब इसको सोसाइटी, समाज इस्तेमाल करती है, और हमारे घर के अंदर की जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दो कहानी तो क्लियर हो गई कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या होता है और दूसरा कम्युनिटी रिसोर्सेस क्या होता है। तो आगे मूव करते हैं, हम लोग बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेस की। तो नेशनल रिसोर्सेस वो होती है जो कि हमारे नेशन से बिलोंग करती है, मतलब नेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेस कहते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा वाटर रिसोर्सेस, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट, जैसे कि हमारे मिनरल्स, ये सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेस है। बट अब हम लोग आ जाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस पे। तो हम लोगों को ये पता है सर कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, और यहां से अगर हम लोग देखें कोस्टल एरिया से तो 20 नॉटिकल माइल्स तक के हमारा ही कब्जा है, बोलो हाँ या ना। तो जब जो भी सारी रिसोर्सेज होंगी दोस्तों वो हमारी ही होंगी यहाँ पे। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग ने ले लिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये कहता है ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो वो सारी चीजें जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड है वो सारी की सारी चीजें जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा पार्ट होती है। ठीक है भाई, चलिए। तो यहां तक के कहानी क्लियर हो गई। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, याद है ना दोस्तों, क्या क्या पढ़ लिया भाई? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक होता है।
एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होता है, और ओनरशिप के बेसिस पे 4 टाइप होते हैं। इंडिविजुअल होता है, कम्युनिटी होता है, नेशनल होता है और इंटरनेशनल होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे 4 पार्ट है दोस्तों। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये वो रिसोर्सेज होती है विच आर अवेलेबल इन द रीजन बट आर नॉट फुल्ली यूज्ड। अभी तक के उसका यूटिलाइजेशन 100% दोस्तों नहीं हो पाया। जैसे कि हम लोग विंड की बात करें, जैसे कि हम लोग सोलर एनर्जी की बात करें, मतलब हम लोगों ने जो विंड मिल बना के रखी है तमिलनाडु के आसपास में, मगर पूरे इंडिया में ये विंड मिल का इस्तेमाल तो नहीं हो पा रहा है दोस्तों। ऐसे ही सोलर एनर्जी का भी पूरे इंडिया में लगभग इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हेवी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, और आपको पता है कि इंडिया जो है एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। 70 से लेके 85% तक के लोग आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और ये एग्रीकल्चर इनकम जो है दोस्तों टैक्स फ्री है, मतलब इनके पास पैसा नहीं रहता, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम जो है वो है सिर्फ एग्रीकल्चर करना। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे भाई? मॉनसून पे। और मॉनसून आया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर नुकसान ही नुकसान। इसीलिए यहां पे कहा गया कि हमारे पास ये रिसोर्सेज तो है, मगर आज उन सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि विंड एनर्जी और जैसे कि यहाँ सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी इसीलिए क्योंकि इसमें जगह बहुत ज्यादा चाहिए, हवा उतनी प्रॉपरली चलनी चाहिए। सोलर एनर्जी कॉस्टली होने के कारण इसका यूज नहीं कर पाए। इन रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है भाई। चलिए दूसरी हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डेवलप्ड रिसोर्सेज की। अब ये डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती है सर? वो सारी रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, पता है वो चीजें कहां कहां पे। जैसे आसाम की डिगबोई में हमें पता है इनफ अमाउंट में क्रूड ऑयल रखा हुआ है हमारे पास, उसका सर्वे तो कर लिया है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नोन। हमें यह भी पता है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और उसकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी अवेलेबल है। वो सारी रिसोर्सेज को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कोल माइंस, और दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे ऑयल वेल्स की। कोल माइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखे हम लोग तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास में पूरी कोल माइंस है, जिसके कारण वहां एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एनटीपीसी का हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी इजिली अवेलेबल है दोस्तों वहां पे, और आसानी से वहां ट्रांसपोर्ट बचाया भी जा सकता है। इसीलिए सारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहां होंगे दोस्तों? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाले एरियाज में होगा, ठीक है भाई। चलिए हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये थर्ड पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टॉक, ठीक है भाई। चलिए स्टॉक क्या होता है? तो आपको पता है कोई चीज अगर हम लोग संभाल के रखते हैं तो सर उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, मगर लंबे समय तक के बचा के रखते हैं तो इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, है ना भाई। चलिए These resources can satisfy human needs, but human do not have required technology। अब यहाँ पे ये जितने भी स्टॉक में हमारे पास चीजें अवेलेबल है वो हमारे नीड्स को फुलफिल तो कर देगी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमारे पास अभी एक्वायर्ड करने के लिए, इसको यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो हमारे पास नहीं है। टेक्नोलॉजी टू एक्सेस और हार्नेस देम, एग्जाम्पल जियोथर्मल और हाइड्रोजन फ्यूल। तो जियोथर्मल और हाइड्रोजन फ्यूल है तो हमारे पास इनफ, मोर देन इनफ है, मगर आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सके। तो ये स्टॉक तो है मगर उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का ये स्टॉक पार्ट है जिसको हम लोग आज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बट आगे आने वाला इंडिया जो रहेगा इनका भी यूज करेगा। जैसे हम लोग आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले ये सोचते थे कि हम लोग यहां से यूएसए में बात कैसे करेंगे, तो सेलफोन आया, इंटरनेट आया, ये सारी चीजों ने हमारे कामों को आसान बनाया। उसी तरीके से स्टॉक को हार्नेस करने के लिए भी हमारे पास बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी दोस्तों आएगी। लास्ट हम लोग बात करते हैं रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जिसका हैज नॉट बीन फुल्ली स्टार्टेड एंड दे आर यूज्ड ओनली अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब उसका यूज जो है 10%, 20%, 15% हो पाया है, 100% तक के अभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। उन सारी रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे रिजर्व्स। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे? रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल डैम, डैम तो बन गए हमारे यहाँ, मगर डैम का हम लोग को दो ही यूज करते हैं, या तो हम लोग इरिगेशन में करते हैं या तो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हैं जिससे कि हम लोग बिजली को यहाँ पे यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो यहां पे कहानी क्लियर हो गई है कि ये जो हमारी कहानी है पूरी की पूरी पोटेंशियल की, डेवलप की,
स्टॉक की और यहाँ रिजर्व्स की। तो ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारी कंट्री में अब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, किस तरीके से ये सारी रिसोर्सेज को आज लोगों तक के पहुंचाया जा रहा है। तो रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसोर्सेज ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी जरूरत है, और अगर ये रिसोर्सेज नहीं होगी तो हमारी जो लाइफ है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। सोचिए, बिना गाड़ी के ये शहर कैसा लगेगा, बिना बिल्डिंगों के ये शहर कैसे लगेगा। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया दोस्तों, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के कारण पॉसिबल हो पाया है। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बिल्कुल सही बात है कि रिसोर्सेज जो है ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसमें किसी ने कोई इनपुट नहीं दिया है, सीधे आपने आउटपुट लेना शुरू कर दिया। हवा, पानी, सब कुछ तो हमें फ्री मिला हुआ है, बस उसको हार्नेस हम लोग कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग प्रॉपर्ली टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, बट हम लोगों ने क्या करा, ऊपर वाले ने जो हमें यहाँ पे वरदान के रूप में दिया, सारा रिसोर्स का फॉर्म दिया, उसका हम लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब हमें जो गिफ्ट दिया था उसका बैड यूज करना शुरू कर दिया, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू कर दिया। इसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है कि वो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है, मतलब लोगों की ग्रीडीनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतना लालच भर चुका है कि हम लोगों ने रिसोर्सेज को 100% खत्म करने का सोच लिया है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर का क्या होगा, आगे आने वाले समय का क्या होगा, ये तो यहीं पे सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने कुछ लोगों के लालच के चक्कर में उन पूरी रिसोर्सेज को यहाँ डिप्लीट करना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया। दूसरी बड़ी बात यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज की होती है। जिसके पास पैसा है वो सारी रिसोर्सेज को परचेज कर सकता है, बट जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से ये परचेज करेगा। तो यहाँ पे ये दूसरी बात कहता है, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ ही लोगों के पास सारे रिसोर्सेज है, इसके कारण हमारी जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे एक पुअर ग्रुप हो जाता है जिसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है, रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर सकता, और एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हो गया यहाँ पे रिच क्लास, मतलब उसके पास एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और ये यहाँ पे जो पुअर क्लास है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है भाई, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जिसके कारण यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेज का अगर गलत इस्तेमाल होगा तो हमारी ओजोन लेयर जो O3 है वो खत्म होगी। O3 खत्म होगी तो जाहिर सी बात है स्किन कैंसर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जाहिर सी बात है जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, मतलब बहुत सारी कंट्री जो है सबमर्ज हो जाएगी ओशियंस में, सीज में। इसके बाद हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो वहां पे हम लोग खेती करते थे, खाना वहां पे सब कुछ हो पाता था, पॉसिबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे अनाज उगता था। मगर आज खाना नहीं मिल पाएगा, फूड नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, मतलब उसकी फर्टिलिटी जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं दोस्तों। तो ये सारी कहानियां हैं कि रिसोर्सेज हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर वाले ने दी थी, और हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स बना के रख दी, जिसमें हम लोग पहली बात करेंगे कि नीड होनी चाहिए तो ग्रीड हो गई। दूसरा हम लोगों ने बात करें सोसाइटी एक होनी चाहिए तो सोसाइटी को अलग अलग तरीके से बांट दिया। तीसरी बड़ी बात यहाँ पे एनवायरनमेंट को यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए, हमने हर तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो रिसोर्सेज जो है वो हर तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों को यूज करना था, मगर हम लोग उसका मिसयूज करते चले जा रहे हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, क्या बेहतर तरीका होना चाहिए रिसोर्स प्लानिंग का, उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इंडिया कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले। टू आइडेंटिफाई एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। गवर्नमेंट क्या करती है कि आइडेंटिफाई करती है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज है, उन सब की लिस्टिंग करना शुरू करती है।
across the country by surveying and mapping। तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि with the help of surveying and mapping we are making a list to identify how much resources are available in our country। हमारे देश में आज सर्वे और मैपिंग के थ्रू ये पता किया जाता है, मालूम किया जाता है कि कितनी रिसोर्सेज आज हमारे पास अवेलेबल है और कब तक के ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि टू फ्रेम अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्लान बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है जिससे हमें एस्टिमेटेड लेवल पता चल जाए कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, कौन से स्किल सेट लगेंगे और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे। जैसे कि एनटीपीसी कोयले से बिजली बनाने का काम करता है, एनएचपीसी पानी से बिजली बनाने का काम करता है, ऐसे ही ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस है जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस से कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट बना के देगा। तो इस तरीके से जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है वो सारे आपको किस तरीके से हेल्प करने वाले और ये सारे रिसोर्सेज को कैसे हार्नेस करेंगे, ये सब चीजें प्लानिंग में हमें डिफाइन करनी होती है। टू मैप द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, वो सारी रिसोर्सेज जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, उससे देश का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। देश यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज तो इसी कंट्री के, हम लोग उसका सिर्फ यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इन यूटिलाइजेशन के थ्रू जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़े जाए यहाँ पे। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे हो सकती है भैया, तो आपको 3 बातों में इसको याद रखना है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हम लोग चीजों को सर्वे और मैपिंग करेंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेंगे। तीसरी बड़ी बात, हमारे जो डेवलपमेंटल प्लान्स होंगे वो सारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ अटैच होकर यहाँ पे चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे काम करती है। ठीक है भाई, चलिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। अब हम लोग कहते हैं धरती माता, सही बात है। वो धरती माता क्यों है? क्योंकि जन्म देने वाली माता तो अलग है, ठीक है भाई, उनने जन्म दे दिया, मगर टिल डेथ किस पे डिपेंडेंट है? हम धरती माता पे डिपेंडेंट। तो लैंड रिसोर्सेस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक के आपके पालन पोषण में, मतलब कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप सारा सब कुछ करने में, डे इन डे आउट करने में आपको लैंड ही सपोर्ट करता है। वहीं से पानी आता है, वहीं से क्रॉप आता है, सब कुछ जो है इस धरती पे लैंड से ही पॉसिबल है। तो लैंड हमारे लिए एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। मगर जो लैंड है वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम लोग पैदल चलते हैं, कभी कभी चढ़ाई आ जाती है, कभी कभी ढलान आ जाती है, कहीं पानी भरा हुआ है। तो लैंड के अलग अलग फॉर्म्स है। तो लैंड अल्टीमेटली हमारे लिए दोस्तों एक तरीके के रिसोर्स है। याद रखना है, लैंड हमारे लिए अल्टीमेटली क्या है दोस्तों? एक तरीके के रिसोर्स है। द लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। कहा गया जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए लैंड है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया। अगर हम लोग पूरे अर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका 30% जो है लैंड है, मतलब 70% तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पानी है। इसीलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है दोस्तों। इट सपोर्ट्स, अब यहाँ पे ये जो 30% एरिया जो लैंड एरिया है वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन को भी सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो जो चीजें आप सोच रहे हो, जो चीजें आप देख रहे हो, वो सब इन लैंड रिसोर्सेज पे आज पॉसिबल है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट्स ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। मगर लैंड हमारे लिए एसेट्स है, मगर फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब लिमिटेड एरिया में अनलिमिटेड लैंड हमारे पास दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें से अंटार्कटिका को हटा देते तो 6 ही लाइव कॉन्टिनेंट है दोस्तों हमारे पास। ओके, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। तो जो हमारे पास रिसोर्सेस आज अवेलेबल है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सजा के सवार के इस्तेमाल करना जरूरी है। नहीं तो एक बार ये रिसोर्सेस गई तो ये रिसोर्सेस हमारे पास वापस नहीं आने वाली है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि लैंड जो है हमारा यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है और पूरे अर्थ में देखें तो हमारे पास 30% लैंड है। अब ये 30% लैंड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो रिलीफ फीचर्स हमें समझ में आ रहे हैं ये लैंड रिसोर्सेज के, जिसमें 43% तो जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरिया है। ये प्लेन एरिया हमारे लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ईजी, और हमें पता है एग्रीकल्चर ही है हमारे लिए ऑक्सीजन, एग्रीकल्चर ही है हमारे लिए लाइफ लाइन। ठीक है भाई, चलिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये 30% जो
एरिया है दोस्तों, ये 30% डेडिकेटेड है माउंटेन्स में। माउंटेन्स में खेती करना तो डिफिकल्ट है, बट वहां टूरिज्म के लिए अब धीरे धीरे करके कैसे भी करके वहां पहुंचा जा रहा है, ताकि वहां से कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम लोगों को सपोर्ट मिल सके। दूसरा, कुछ एरियाज में माउंटेन्स पे भी खेती हो सकती है, जैसे हम लोग जिसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ठीक है भाई, जैसे आसाम में, सिलीगुड़ी में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में, यहाँ पे जो बागान होते हैं, जो चाय के बागान कहा जाता है, वो सब यहाँ पे होता है। तो माउंटेनियस एरिया में सारी जगह पे तो प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो सकते, बट कुछ जगह पे आज भी यहाँ पे खेती हो रही है। 27% एरिया जो है वो प्लेट्यूज के फॉर्म में, एक ऐसा लार्ज एरिया, मगर उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी दोस्तों, है ना, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते, बट फिर भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पूरे लैंड एरिया को 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले प्लेन्स हो गए जो कि 43% है, दूसरे माउंटेन्स हो गए जो कि हमारे पास 30% है, और तीसरे हो गए प्लेट्यू जो कि लगभग हमारे पास 27% है। तो ये पूरे लैंड का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट्स में कर दिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा भी गया, ठीक है। अब हमारे पास जो लैंड है, जो हमारे पास टोटल लैंड है, उसका हम लोग किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए, हम लोग को तो ये तो पता है कि पूरे अर्थ का 2.4% हमारे पास लैंड एरिया है, और अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास है पूरा का पूरा। अब ये जो लैंड है हमारे पास, उसका कैसे भारत में इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है भाई। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन। तो इसमें लैंड यूटिलाइजेशन में सबसे पहला पार्ट आता है फॉरेस्ट का। तो लगभग इंडिया में 24 से लेके लगभग 30% के बीच में आज हमारे पास सारा जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो फॉरेस्ट में है, मतलब टोटली वो फॉरेस्ट एरिया है बना हुआ, ठीक है। हम लोग को ये भी पता है कि फॉरेस्ट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट हम लोगों के लिए होता है, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के पूरे हाथ में होता है, ठीक है भाई। चलिए, हम लोग बात करते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जो आज खेती के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसको 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। बैरन लैंड वो लैंड हुई जो पहले तो इस्तेमाल होती थी, जहां पे खेती होती थी, कल्टीवेशन होता था, बट आज ये कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो वो लैंड जो है वो बैरन लैंड में या तो वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए वो जमीनें अवेलेबल नहीं है, वो क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज। तो ये बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री जहां बनाई जा रही है वहां पे खेती नहीं हो पा रही थी, इसीलिए एक एस्टैब्लिशमेंट किया, जैसे बिल्डिंग का, जैसे रोडवेज का, जैसे फैक्ट्रीज का। तो हम लोग को ये याद रखना है कि जहां पे खेती नहीं हो रही है वो कौन कौन से लैंड है। तो एक तो बैरन और वेस्ट लैंड है, दूसरा जहां पे कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो चुकी है, जैसे कि बिल्डिंग की, रोड की और फैक्ट्रीज की, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जहां पे खेती नहीं हो रही है, उन जगहों की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, फैलो लैंड अभी हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है। तो फैलो लैंड को हटा के जिन जगह पे आज खेती नहीं हो पा रही है वो कौन कौन सी जगह है। सबसे पहले परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, एनिमल्स के पैस्चर करने के लिए, मतलब उनके चारे के लिए वो जो जगह छोड़ दी जाती है उसको पैस्चर लैंड कहा जाता है, जिसको परमानेंट पैस्चर या तो ग्रेजिंग लैंड कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोथ नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया, मतलब वो सारी जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाए जा रहे हैं। रोडों के आजू बाजू में देखा होगा आपने, डिवाइडर पे देखा होगा कि पेड़ लगा दिए जाता है, जिससे एमिशन जो हो रहा है हमारे यहाँ पॉइजनस गैसेस का, वो सारी पॉइजनस गैसेस को वो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, वो ट्रीज जो है एब्जॉर्ब कर ले। तो वो सारी जगह को हम लोगों ने बोल दिया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, मतलब वो सारी लैंड जहां पे अभी खेती नहीं हो पा रही है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, लगभग 5 या 5 साल से ज्यादा तक के वहां पे खेती हो ही ना, वहां पे खेती ही ना की गई हो, उसको कहते हैं हम लोग कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो यहाँ पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जहां पे परमानेंट पैस्चर्स या तो ग्रेजिंग लैंड, मतलब एनिमल्स को देख के रखे, या तो पेड़ों को वहां लगाया जाए जहां पे एमिशन ज्यादा हो रहा है गैसेस का, तो रोड के किनारे सबसे ज्यादा एमिशन हो रहा है, तो उनके लिए जो जगह छोड़ दी गई है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ट्री क्रॉप ग्रोव्स। आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में रोडवेज की कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है, मगर उन रोडवेज पे जो पोल्यूशन हो रहा है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए ये पेड़ों को लगाया जाता है। यहाँ पे कल्टिवेबल वेस्टलैंड की बात करें तो उन जगहों पे जहां पे 5 या लगभग 5 साल से ज्यादा तक के अब यहाँ पे खेती ही ना हुई हो, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहानी को बढ़ाएंगे।
बात करते हैं हम लोग फैलो लैंड की, जो कि खाली पड़ी हुई है। ठीक है भाई, ये फैलो लैंड वो लैंड की बात हो रही है जिसपे अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एक वो लैंड जो करंट फैलो लैंड होती है, एक वो जो अदर देन करंट फैलो लैंड होती है। तो सबसे पहले हम लोग फैलो लैंड की बात करते हैं, जो इस अभी समय की बात हो रही है। करंट फैलो लैंड वो सारी जगह जहां पे एक साल के अंदर ही, देखिए, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, एक साल के अंदर ही वहां पे अगर खेती नहीं होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट फैलो लैंड। बट एक साल से ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो अदर देन करंट फैलो लैंड। और 5 साल से ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कल्टिवेबल वेस्टलैंड। तो करंट फैलो लैंड मतलब एक साल के अंदर ही वो जगह खाली रहे, एक साल से 5 साल के अंदर वो खाली रहेगी तो उसको बोलेंगे अदर देन करंट फैलो लैंड, या तो अगर 5 साल से ज्यादा रहेगी तो उसको बोलेंगे कल्टिवेबल वेस्टलैंड। ठीक है भाई, चलिए, तो फैलो लैंड की कहानी यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेट सोन एरिया की बात करते हैं। नेट सोन एरिया का मतलब कि साल भर के अंदर उस जमीन पे अगर एक बार खेती होती है तो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। आई रिपीट, नेट सोन एरिया का मतलब साल भर के अंदर एक बार उस जमीन पे अगर खेती हो जाती है तो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया, एक बार। ठीक है भाई, चलिए, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मगर एक साल में एक से ज्यादा बार वहां पे खेती हो जाएगी तो उसको कहा जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक बार होगी तो कहा जाएगा नेट सोन एरिया, और अगर कहा जाए कि एक से ज्यादा बार हो रही है, मतलब नेट सोन एरिया प्लस नेट सोन एरिया प्लस नेट सोन एरिया करते हैं तो ये बन जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बट एक बार होगा तो कहेंगे उसको हम लोग नेट सोन एरिया। एग्जाम में यहाँ कंफ्यूजन आती है दोस्तों। तो खेती साल भर में अगर एक बार उस जमीन पे होगी तो वो नेट सोन एरिया है, और एक से ज्यादा बार हो जाएगी उसी साल के अंदर तो उसको बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है भाई, तो कहानी यहाँ तक के हम लोगों को क्लियर हो गई कि इंडिया में किस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की। द फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री इज लेस देन प्रिस्क्राइब्ड 33%। अब भाई एक पैरामीटर तो होना चाहिए कि इतना इतना परसेंट में एनवायरनमेंट में ये सब चीजें होनी चाहिए। तो कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि 33% तो हमारे पास टोटल फॉरेस्ट एरिया होना ही चाहिए। बट फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अबाउट 23.81%। देखो 33% होना चाहिए और कितना परसेंट कम है दोस्तों, 23.81। मतलब ह्यूमन बीइंग ने एनक्रोचमेंट कर दिया वो सारे फॉरेस्ट में जहां पे टाइगर्स रहते थे, अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स रहते थे। हम लोग हर जगह पहुंच गए, तो अब टाइगर भी वहां से निकल के हमारे घरों में आने लग गए। तो भैया होम चेंज पॉलिसीज चल रही है, हम उनके घर में जा रहे और वो हमारे घर में आ रहे। तो 10% जो ये फॉरेस्ट कम हुआ उसके कारण वाइल्ड एनिमल ने अपना घर छोड़ दिया और वो रोडों पे आना शुरू हो चुके हैं। द टोटल नेट सोन एरिया ऑफ इंडिया इज 46.24%। साल भर में एक बार खेती लगभग इंडिया के 46.24% एरिया में होती है। इन द कंट्री द नेट सोन एरिया डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बट ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह का नेट सोन एरिया अलग अलग होगा, हर स्टेट का नेट सोन एरिया अलग अलग होगा। देखिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खेती डिपेंडेंट होती है मानसून पे, मतलब बरसात पे डिपेंडेंट हमारे यहाँ खेती होती है सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, तो नेट सोन एरिया पूरे इंडिया का 46% है, मगर हर स्टेट का ये अलग अलग होगा। While in पंजाब एंड हरियाणा द नेट सोन एरिया इज मोर देन 80%। अब यहाँ बोलता है कि पंजाब और हरियाणा में अगर नेट सोन एरिया की बात करें तो लगभग 80% नेट सोन एरिया है। बट यहाँ पे बोलते हैं इट इज लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे 10% से भी कम है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा मिजोरम में, मणिपुर में और अंडमान एंड निकोबार में ये जो परसेंटेज है वो लगभग 10% है। मतलब वहां पे खेती ना के बराबर होती है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटीज आती रहती है दोस्तों, और वहां पे नेचुरल कैलामिटीज के अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस है। बट पंजाब और हरियाणा में फ्लैट लैंड है, हर साल यहाँ पे सॉइल चेंज हो जाती है, एलुवियल सॉइल है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे नेट सोन एरिया का लगभग 80% है और यहाँ पे 10% या 10% से भी कम है। 3.38% ऑफ द टोटल लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो हमारे पास टोटल 3.38% जो है वो ग्रेजिंग के लिए हम लोगों ने जमीनें छोड़ के रखी है। वाइल द रिमेनिंग लैंड आर फैलो लैंड एंड वेस्ट लैंड। तो अब जो बच गई है जमीन है वो या तो फैलो लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है या तो वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैटेगरी है जो 1960 और 61 में हम लोगों ने देखी थी और आज हम लोग 2008 और 2009 में देख रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे चेंज तो नहीं आया। ठीक है भाई, चलिए, तो जैसे कि यहाँ पे ये देखें तो
2.26% था। तो ये फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा कंजर्वेशन मेथड बढ़ाए गए, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करी गई, तो ये लगभग 1% तो यहाँ पे बढ़ गया। तो ये कभी कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये कंपैरिजन में पूछा चला जाता है। ठीक है भाई, चलिए, और हमें तो सभी पता है कि ये वेस्टलैंड क्या होता है, बैरन लैंड क्या होता है, अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेस्टलैंड की। तो इंडिया में जो वेस्टलैंड है उसकी डेफिनेशन क्या है, किस चीज को हम लोग या किस जगह को हम लोग वेस्टलैंड कहते हैं। इज द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स, वो लैंड जो अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स में आ रही है, विच इंक्लूड्स, या तो वो रॉकी हो मतलब पत्थर से भरा हुआ पूरा एरिया हो, या तो एरिड एरिया हो, एरिड मतलब कि हमारे राजस्थान का जो एरिया है जहां पे पानी नहीं गिरता है, या तो डेजर्ट एरिया हो, रोड्स हो, रेलवेज हो, इंडस्ट्री हो, एक्सेट्रा हो, ये सब जो है वेस्टलैंड का पार्ट है। मतलब ये प्रोडक्टिव नहीं है, किस फॉर्म में, कल्टीवेशन के फॉर्म में प्रोडक्टिव नहीं है, बट कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका भी एक बहुत बड़ा दोस्तों रोल होता है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर, अगर जमीन का इस्तेमाल करते जाओगे तो एक समय पे जमीन की प्रोडक्टिविटी जो है दोस्तों वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उस प्रोडक्टिविटी को रीगेन करना जरूरी है। measures to conserve and manage it has resulted in land degradation, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वही बोलते हैं ना कि बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, री एनर्जाइज करना पड़ता है, तो लैंड के साथ भी तो वही, ये तो नेचुरल रिसोर्स है, तो इसको भी तो री एनर्जाइज करना पड़ेगा, इसको भी तो रिचार्ज करना पड़ेगा भैया, पुश करना पड़ेगा कि हाँ इसकी ग्रोथ वैसी की वैसी बनी रहे दोस्तों। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्रॉपरली मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हमारे पास एक डिसएडवांटेजेस आएगा जिसको हम लोग कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। मतलब उसकी ग्रेडेशन पहले अच्छी थी, ग्रोथ अच्छी थी, मगर उसका डिग्रेडेशन हो चुका है, अब मतलब उसको यूज प्रॉपरली नहीं किया जा सकता। तो वेस्टलैंड की डेफिनेशन हमें समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कि रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन इंडिया, इंडिया में क्या कारण है जिससे लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता चला जा रहा है। लैंड की जो क्वालिटी है, जो सुपीरियर क्वालिटी होती थी, अभी धीरे धीरे करके इंफीरियर होते जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है दोस्तों माइनिंग। माइनिंग का मतलब मिनरल्स को एक्सकावेट करने के लिए पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही खत्म कर दिया जाता है। It is the most important factor for the land degradation. The mining sites are abandoned after excavation work is over. जैसे ही excavation होता है वो जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, उसको लैंडफिल नहीं किया जाता। The excavation work leave deep scars and other material which degrade the soil. अब अलग अलग तरीके के मटेरियल आते हैं जिसके कारण वो जो सॉइल जो अपग्रेड थी वो अब डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉमन इन स्टेट्स लाइक, अब ये माइनिंग की प्रॉब्लम कौन कौन से स्टेट्स में हम लोग ज्यादा देखेंगे, तो देखेंगे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाले एरिया ज्यादा माइनिंग के अंडर में आते हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और ओडिशा हो गया। तो एग्जाम में याद रखना है कि माइनिंग के कारण सफर करने वाले जो स्टेट्स है वो ये मेन 4 स्टेट्स है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। अब ये जो मिनरल प्रोसेसिंग होती है, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन होता है, सिरामिक इंडस्ट्री होती है, इससे भी जो हैवी अमाउंट में डस्ट निकलता है और सेटल डाउन होता है दोस्तों सॉइल पे। तो अब सॉइल को भी तो यहाँ पे एयर चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को आने के लिए भी तो जगह चाहिए, which later settle down in the surrounding areas। तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माइनिंग के कारण ऐसा हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के कारण भी लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती चली जा रही है। ओवरग्रेजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये सर ओवरग्रेजिंग होता क्या है? ओवरग्रेजिंग का मतलब जब हमारे पास पैस्चर लैंड लिमिटेड हो जाएगा और हमारे पास कैटल ज्यादा रहेंगे तो वहां पे बार बार वही कैटल जाएंगे तो अपरूटन कर देंगे वो सारे के सारे जो वहां पे घास लगी हुई है, ग्रासेस लगी हुई है, तो अब ये ओवरग्रेजिंग में आ जाता है। Overgrazing of land by animals resulted in removal of grass over a large area, making it easy for the wind and water। अब wind और water को यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो यहाँ पे टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसको वॉश अवे कर दे, मतलब उड़ा दे यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो ग्रास थी उसने रूट्स को पकड़ के रखा था भाई, रूट्स के कारण होल्ड करके रखा था सॉइल को, तो यहाँ रूट्स जो होल्ड थी वो अभी तक के सॉइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही थी, बट जैसे ही ये रूट्स हटी, जैसे ये ग्रास हटी, तो वहां से वो फ्लो होके दूसरी जगह चले जाएगी। वो विंड से भी जा सकती है, वो वाटर से भी जा सकती है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जहां ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है एक जगह पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा रहेगा तो उसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से वहां पे खत्म हो जाएंगे और उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ओवर इरिगेशन ऑफ
लैंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। या तो वहां पानी इकट्ठा रहे, या तो पानी का जो फ्लो है वो वहां कंटिन्यूअसली बना रहे, मतलब ओवर इरिगेशन हो जाए, ज्यादा पानी वहां डाल दिया जाए। वाटर लॉगिंग इंक्रीजेस सैलिनिटी, अब इसके कारण जो इंपैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग सैलिनिटी, मतलब सैलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे सॉइल। एल्किनिटी इन द सॉइल मेकिंग इट अनफिट फॉर द कल्टीवेशन, तो सैलिनिटी और एल्किनिटी के कारण यहाँ पे सॉइल जो है वो अनफिट हो जाएगी, मतलब अब वहां पे खेती नहीं की जा सकती। तो यहाँ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के लिए हमारे पास तीन बड़े रीजन समझ में आए। सबसे पहला रीजन था माइनिंग, दूसरा था यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग माइनिंग के अलावा भी तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो माइनिंग तो हम लोगों ने करी, ह्यूमन बीइंग ने करी, मगर एनिमल्स ने जो करी उसको हम लोग बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। अब यहाँ पे कुछ गलतियां हमारी भी है भाई कि ओवरग्रेजिंग तो एनिमल्स ने कर दी और माइनिंग हम लोगों ने कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं जिसके कारण जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म होते चले जा रही है। अब हम लोगों ने कर दिया ओवर इरिगेशन, वाटर लॉगिंग हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, तो उसकी एल्किनिटी और सैलिनिटी बढ़ गई। तो ये अलग अलग कारण है लैंड डिग्रेडेशन के। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है विच लीड्स टू द वेस्ट आल्सो लीड वाटर एंड द लैंड डिग्रेडेशन, वाटर की क्वालिटी भी खराब होती है और लैंड भी डिग्रेड होती है। डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा रीजन है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। इरोजन ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, अगर मान लेते हैं फ्लड आ जाता है, ज्यादा अमाउंट में पानी आ जाता है तो भी टॉप सॉइल बह के दूसरी जगह चली जाती है। एक्सेस इरिगेशन ऑफ द लैंड, पानी जरूरत से ज्यादा अगर डाल दिया जाएगा तो भी वो वहां पे टॉप लेयर जो सॉइल की है वो बह के दूसरे खेतों में पहुंच जाएगी। तो ये सारे कुछ रीजंस हम लोगों ने पढ़े दोस्तों जिसके कारण यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल जो है कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हैव डिटीरियोरेटेड द क्वालिटी ऑफ लैंड इन, अब यहाँ पे माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण कुछ स्टेट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा। तो माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे रिसोर्सेस को यहाँ पे डेंजरस फॉर्म में ले जा चुका है, मतलब अब यहाँ डेंजर जोन आ चुका है कि अब सॉइल यहाँ पे काम की नहीं बचेगी। ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड अब यहाँ पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में अलग प्रॉब्लम है। एक्सेस इरिगेशन है जिसके कारण यहाँ पे वाटर लॉगिंग लीड करता है इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी को। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में बात करें तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है वो यहाँ पे डिग्रेड करते हैं लैंड को। तो हम लोगों ने लैंड डिग्रेडेशन को हमारे कुछ स्टेट से कनेक्ट करके देखा कि किस स्टेट में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओवरग्रेजिंग कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कहेंगे अपन। और बोलते हैं माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन, तो आप वो छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास वाले स्टेट्स लोग जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। अब इरिगेशन की बात करेंगे तो जहां पानी होगा वहीं ओवर इरिगेशन होगा, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में बात करेंगे तो आप मेट्रोपॉलिटन का तो आपको पता ही है हिसाब किताब, वहां तो लैंड डिग्रेडेशन होगा क्योंकि वेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है यहाँ पे सॉइल तक है, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो हमारे पास लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। तो हमने अलग अलग तरीके निकाले कि सॉल्यूशन क्या है। पहला, एफॉरेस्टेशन, जैसे कि 5 जून को हमारे एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है तो सभी लोग पेड़ लगाए। एक इंसान को कम से कम 10 पेड़ तो हर साल लगाने चाहिए, तो मतलब उसके मरते दम तक के जब उसकी डेथ होगी तो उसके लिए लकड़ी वो खुद की ही ला पाएगा ना भाई। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो लकड़ी तो मिलने वाली नहीं है। तो हमें फ्यूचरिस्टिक प्लान भी देखना पड़ेगा। दूसरा, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उससे बचेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बचेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पॉइजनस गैसेस कंटिन्यूअसली निकल रही है इन सबको एब्जॉर्ब करने की ताकत किसमें है, ट्रीज में है, तो उसको लगाना तो पड़ेगा ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने को कहते हैं दोस्तों हम लोग एफॉरेस्टेशन। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का एक सिस्टम होना चाहिए कि एक जगह पे ग्रेजिंग हो गई है तो उसको यहाँ पे शिफ्ट करा जाए, एनिमल्स को दूसरी तरफ ले जाया जाए, नहीं तो ओवरग्रेजिंग के कारण जो वहां पे टॉप लेयर सॉइल है वो यहां से उड़ जाएगी। प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट, जिस जगह पे बहुत ज्यादा हवाएं चलती है तो उस जगह पे खेतों के अगल बगल में पेड़ों को लगाया जाता है ताकि वो जो हवाएं हैं वो पेड़ों से टकरा के ये टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को उड़ा के ना ले जाए, इसीलिए इसको हम लोग शेल्टर बेल्ट्स लगाने का काम करवाते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग टॉर्नी बुशेस, अब यहाँ पे सैंड ड्यून्स से बचने के लिए हमें टॉर्नी बुशेस को भी लगाना चाहिए। ये कहाँ पे होगा, तो एरिड सॉइल वाले एरिया, मतलब राजस्थान के आसपास वाले एरिया में होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टलैंड, अगर वेस्टलैंड है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कल्टीवेबल लैंड को ही आपने बना दिया क्या बिल्डिंग के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे तो वो जो लैंड है वो तो चली गई, वो हमारे लिए रिसोर्सेज तो अब बची नहीं क्योंकि वहां तो बिल्डिंग बन गई।
कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जिस जिस जगह पे बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। अगर वहां पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो माइनिंग एक्टिविटीज के बाद उसको लैंडफिल किया जाए प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक वे में। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वहां पे बहुत ज्यादा होल्स ना बनने दे। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज के बाद हम बात करते हैं प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो हर चीज पे ट्रीटमेंट करके ही वेस्ट को यहां से डिस्पोज किया जाए, सीधे वाटर बॉडीज में ना जोड़ा जाए या सीधे इसको लैंड एरियाज पे ना डिस्पोज किया जाए। इससे हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है हमारे लिए सॉइल। तो सॉइल इज एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि वो अगर फर्टाइल होगी तो हम लोगों को खाने पीने रहने के लिए सब चीजों में हमें सहूलियत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि खाने पीने के लिए नहीं रहेगा तो हमारा सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें अब जो बात करनी है वो रिसोर्सेज के एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करनी है जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल क्या है? सॉइल अपने आप में एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। मिलियन ईयर्स लगते हैं मगर बनती है और ये आप तक के पहुंच जाती है। इट सपोर्ट वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट भी करती है एंड इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ के लिए भी सॉइल ही रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों हर तरीके का प्लांट यहाँ पे उग जाता है। टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आप बात करेंगे तो टॉप सॉइल जो है वो अपर मोस्ट लेयर है यहाँ पे अर्थ की। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस। जो टॉप लेयर सॉइल है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, उसमें ह्यूमस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। Factors such as variation of temperature, parent rock, decomposer and running water affect the formation of the soil। अब यहाँ पे वो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है जो कि जनरली वेदरिंग से होता है उसमें टेम्परेचर का एक बड़ा रोल रहता है। पेरेंट रॉक क्या है उसका बड़ा रोल रहता है। डिकम्पोजर्स कौन है उसका बड़ा रोल रहता है। और वहां पे जो रनिंग वाटर है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वेरिएशन के बाद सॉइल के अलग अलग टाइप हम लोगों को देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सॉइल इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर टेक्सचर। अब इंडिया में जो सॉइल आती है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। पहला उसकी टेक्सचर से पहचानते, दूसरा उसकी थिकनेस से पहचानते, तीसरा हम उसकी एज से पहचानते कि कितनी पुरानी सॉइल है, चौथा हम लोग उसमें देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे। तो सॉइल को पहचानने के अलग अलग तरीके होंगे। टेक्सचर हो सकता है, थिकनेस हो सकती है, एज हो सकती है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। दोस्तों तो आइए हम लोग बात करते हैं इंडिया में कि सॉइल का किस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। दोस्तों ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई ठीक है। अब एग्जाम में गए और एग्जाम में तो सर हम लोग को याद ही नहीं है कि कौन कौन सी सॉइल इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है भाई चलिए, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया के नॉर्थ से। ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया दोस्तों हमारा ईस्ट, और ये हो गया दोस्तों हमारा वेस्ट। ठीक है भाई चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हमारे लिए सबसे टॉप पे कश्मीर है और उसके बाद जम्मू आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये जो पूरी सॉइल आपको दिख रही है वो कौन सी होनी चाहिए आपको पता है भाई, क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सॉइल होगी दोस्तों वो फॉरेस्ट सॉइल होगी, या तो इसको हम लोग यहाँ पे माउंटेन सॉइल भी कह सकते हैं। ठीक है भाई चलिए, मतलब कि हम लोग को ये याद रखना है कि इंडिया के टॉप मोस्ट नॉर्थ पार्ट में जो सॉइल है वो या तो फॉरेस्ट है या तो इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन सॉइल। ठीक है भाई चलिए, इसके बाद यहाँ पे ये इसके अलावा हमारे एक और स्टेट सिक्किम में और यहाँ पे टॉप पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई चलिए, तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल आपको 3 जगह देखने को मिल रही है। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में पूरी देखने को मिल रही है, सिक्किम में देखने को मिल रही है आपको प्रॉपरली, और फिर हम लोग बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का जो अपर पार्ट है उसमें भी ये आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है भाई चलिए, तो टॉप मोस्ट जो है वो क्या हो गई हमारी फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल जो हमारे लाइफलाइन का काम करती है, लगभग इंडिया में 40% यहाँ पे ये सॉइल अवेलेबल है, इसका नाम है एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है दोस्तों? एलुवियल सॉइल। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो जम्मू के नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं तो ये सॉइल देखिए कहां कहां तक के फैली हुई है। तो इंडिया का लगभग 40% एरिया जो है वो इस सॉइल से भरा हुआ है, जिसको हम लोग कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एलुवियल सॉइल। ठीक है भाई चलिए, अब ये एलुवियल सॉइल इंडिया में 3 बड़ी रिवर्स के थ्रू आती है भाई। अब ये तीनों रिवर कौन कौन सी आप लोगों को पता है?
पहली है हमारी इंडस, दूसरी है हमारी यहाँ पे गंगा, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो याद करने का तरीका यह है कि बिग रिवर से जो सॉइल आती है उसको हम लोग कहते हैं एलुवियल सॉइल, और इंडिया का कितना परसेंट कवर करती है ये सॉइल, तो 40% करती है। सबसे फर्टाइल सॉइल, क्योंकि हर साल ये रिचार्ज होकर आएगी, माउंटेन से आएगी, तो बहुत सारे मिनरल्स दोस्तों ये लेके आएगी। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे भी यही सॉइल मिलेगी अप टू तमिलनाडु आपको, है ना भाई। चलिए, क्यों मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स का हमारा जो फ्लो है वो ईस्टर्न फ्लो है। हमारे यहाँ की मैक्सिमम रिवर का जो फ्लो है दोस्तों वो ईस्टर्न फ्लो है, इसीलिए ईस्टर्न फ्लो पे ये बनाती है दोस्तों डेल्टास। क्या बनाती है दोस्तों, यहाँ पे डेल्टास बनाती है। ठीक है भाई, चलिए, तो अब ये समझ में आ गया गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक और तमिलनाडु तक की जो सॉइल फैली हुई है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है दोस्तों, एलुवियल सॉइल। ठीक है भाई, चलिए, तो कहानी यहाँ तक के क्लियर हो गई। पहले हम लोगों ने बात करी यहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल की, दूसरी हम लोग ने बात करी एलुवियल सॉइल की। ठीक है भाई, चलिए, तीसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल की। ठीक है, तो देखिए रेड एंड येलो सॉइल का ये पूरा एरिया जो है कवर्ड है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रेड एंड येलो सॉइल का तो बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी कैप्चरिंग अच्छी है इधर भी अच्छी है, मतलब यहाँ झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर अपन तेलंगाना तरफ आ जाए यहाँ पे भी है, ये तमिलनाडु तरफ भी है, आंध्र प्रदेश तरफ भी है, कर्नाटका में भी है दोस्तों, इधर ऊपर तरफ जाते हैं तो महाराष्ट्र के बेल्ट में भी है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो रेड एंड येलो सॉइल भी बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है, मगर ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि रेड कलर इसका कहीं ना कहीं किसके कारण हुआ होगा, तो इग्नियस रॉक्स के कारण हुआ होगा, और इग्नियस रॉक्स आपको पता है प्राइमरी रॉक्स है, तो बहुत सारी चीजों में लैक होता होगा। ठीक है ना भाई, चलिए, तो तीसरी जो सॉइल हो गई वो हो गई हमारे लिए रेड और येलो सॉइल। कौन सी होगी दोस्तों यहाँ पे, रेड और येलो सॉइल। ठीक है भाई, चलिए, तो अब ये तीसरी सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सॉइल हो गई। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल एक और हमारी ब्लैक सॉइल। मगर ब्लैक सॉइल कहां से आती है, तो हम लोग को पता है असल वॉल्केनिक इरप्शन के कारण आती है। ठीक है, तो मतलब सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र का जो एरिया है और मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया है, वहां बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पे ब्लैक सॉइल। फिर अगर हम लोग बात करें कि ये जो लैटराइट सॉइल है, तो देखिए अलग अलग पार्ट में जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है वो लैटराइट सॉइल है। अब इसका जो पीएच लेवल होता है वो 6.0 से कम होता है, ये एग्जाम में याद रखना है हम लोगों को। और जो लास्ट में एक सॉइल आती है एरिड सॉइल, वो सिर्फ और सिर्फ कहां है दोस्तों, तो वो राजस्थान में है, और वो भी कौन सा पार्ट है सर, वेस्टर्न राजस्थान में है। तो इस तरीके से इंडिया में बहुत सारे टाइप की जो है वो सॉइल है, और कहां कहां है उसके लोकेशन को हम लोगों ने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। जैसा कि हम लोग इंडिया की मेजर सॉइल टाइप्स को पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और इंडिया में ये जो टाइप्स है सॉइल की ये एग्जाम में पूछी जाने वाली है दोस्तों, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सारा कॉम्बिनेशन दोस्तों हम लोग को पढ़ना है। अब अभी तक के हम लोगों ने सॉइल की मैपिंग देखी कि इंडिया में किस जगह कौन सी सॉइल है, किसकी मेजॉरिटी है, और हमारे इंडिया के लिए सॉइल के अलग अलग पैटर्न्स हम लोगों को वर्ल्ड में सबसे यूनिक बनाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अब एक एक सॉइल के बारे में डेप्थ ब्रीफ में समझने की कि कौन सी सॉइल कहां होगी, कौन सी रिवर उनको सपोर्ट करेगी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे और क्या क्या इसमें लैक होगा, ये सब हम लोग अब समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहली जो बेहतरीन सॉइल है जिसका नाम हम लोगों ने रखा था दोस्तों एलुवियल सॉइल, इसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ का मतलब होता है सीधा सीधा कि जल को ओढ़ने वाली मिट्टी, मतलब जो पानी से आए मिट्टी। अब ये पानी कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है माउंटेन से। माउंटेन्स कहीं ना कहीं मिनरल रिच है, और ये मिनरल रिच जब सॉइल हमारे तक के आती है तो हमें हैवी प्रोडक्टिविटी दोस्तों यहां तक के देती है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सॉइल बनने का जो सिस्टम है वो कैसे बनता है, और ये सॉइल का सिस्टम जो है वो किस तरीके से आपके सामने आता है। ठीक है भाई, चलिए तो इसको हम लोग यहां पे पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के थ्रू। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले सबसे लोअर होराइजन पे हम लोग जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवेदर्ड
एंड पेरेंट बेडरॉक, ठीक है। तो याद करने के लिए हम लोग इसको बोलेंगे पेरेंट बेडरॉक, ठीक है, सिर्फ इतने में काम हो जाएगा। पेरेंट बेडरॉक सबसे नीचे होता है, ठीक है भाई। चलिए नंबर 2 पे मैं अगर आता हूं तो नंबर 2 बताता है सब स्ट्राटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे ये समझने की जरूरत है कि ये वेदर्ड है और ये अनवेदर्ड है, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके का जो चेंज है वो बेडरॉक में नहीं होता, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे सब स्ट्राटम में आते हैं तो यहाँ पे वेदर्ड फॉर्म हो जाता है। अब ये जो वेदरिंग है दोस्तों दो टाइप से हो सकती है, या तो ये फिजिकल वेदरिंग होती है या तो ये केमिकल वेदरिंग होती है। मतलब एक्सटर्नली अगर कोई भी चेंज दिख रहा है तो ये सब चीजें आपकी फिजिकल वेदरिंग है, इंटरनली अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो सारा का सारा जो है वो केमिकल वेदरिंग का पार्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए तो ये जो सेकंड पार्ट है दोस्तों हम लोगों को समझ में आ गया कि ये वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है जो कि सब स्ट्राटम है। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे जो कि है यहाँ पे सबसॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट विद क्ले, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, ये तो सबसॉइल है, ये सबस्ट्राटम है, ठीक है। ये वेदर्ड रॉक है, वेदर्ड रॉक मतलब यहाँ पे भी जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो फिजिकल भी हो सकते हैं और वो केमिकल भी चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है रॉक का, सिल्ट का, और यहाँ पे तीसरा जो कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों वो आता है क्ले का, ठीक है भाई। चलिए तो रॉक, सैंड, सिल्ट और क्ले इन सब का कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों, तो धीरे धीरे करके हमारी लेयर्स बढ़ती चली जा रही है दोस्तों और हम लोग आ चुके हैं टॉप सॉइल पे, ठीक है। बट सर एग्जाम में जब जाते हैं तो याद ही नहीं रहता कि इसको याद कैसे करना है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ए बी सी, और ये जो लास्ट पोर्शन है ये हमारा डी हो गया जो कि टॉप सॉइल है या तो अपर सॉइल लेयर है, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे क्लियर ये हो गया कि जो सर ए पार्ट रहेगा उसको याद करने का तरीका ये रहेगा कि ये अनवेदर्ड है और ये पेरेंट बेड रॉक है, ठीक है भाई। अनवेदर्ड है, ये वाली बात याद रखनी है एग्जाम तक है, और ये पेरेंट बेड रॉक है, ठीक है। मतलब कि इसी पे बेस्ड होगी यहाँ की पूरी सॉइल। और ये देखिए रॉक है, ये सॉइल नहीं है, एग्जाम में ये बात मुझे याद रखनी है, ठीक है भाई। चलिए अगर मैं बी पार्ट पे जाता हूं तो ये सब स्ट्राटम है और ये यहाँ पे वेदर्ड फॉर्म है। पहले वाला अनवेदर्ड था और दूसरा वाला क्या है दोस्तों, वेदर्ड है, ठीक है। और वेदर्ड क्या है सर, यहाँ पे ये भी रॉक मटेरियल है, मतलब अभी भी ये सॉइल नहीं बना है दोस्तों, ये भी बात याद रखनी है आप, ठीक है। चलिए सी पॉइंट पे मैं आता हूं तो सी पॉइंट पे यहाँ पे सॉइल जो है वो सॉइल का सब सॉइल पार्ट आता है, एक्चुअली में सॉइल नहीं आता, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे भी रॉक है, यहाँ पे भी रॉक है, और जो तीसरा पार्ट है ये हो जाता है यहाँ पे सब सॉइल। अब ये जो सब सॉइल है दोस्तों, ये सब सॉइल किस में डिवाइडेड है, तो वो रॉक्स जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले में यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में डिवाइडेड, ठीक है भैया। और सबसे आखिरी में जो हमारा टॉप सॉइल है वो अपर सॉइल लेयर होता है जो कि मोस्ट फर्टाइल माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोग सॉइल बनती कैसी है ये समझ ले। तो मिक्सर ग्राइंडर में सबसे नीचे जो है वो पेरेंट बेड रॉक है, उसके ऊपर जो है वो वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, उसके ऊपर जो वेदर्ड रॉक है वो सैंड, सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन बनता है, और ये अपर सॉइल मटेरियल हो गया दोस्तों। यहाँ तक के क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से पहली सॉइल को जब हम पढ़ते हैं तो उसका नाम है दोस्तों एलुवियल सॉइल, ठीक है। मैंने कहा था एलुवियल सॉइल को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ कहता है इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में लगभग 40% का पूरा एरिया जो है ये कवर करती है, ठीक है भाई। चलिए इट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द 3 हिमालयन रिवर सिस्टम, और मैंने आपसे कहा था कि 3 बड़ी रिवर्स जिसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं इंडस नाम से, गंगा नाम से और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नाम से, है ना भाई। तो ये तीनों बड़ी रिवर्स है, इसलिए मैं याद करने का तरीका निकालता हूँ बिग। तो बड़ी बड़ी रिवर्स के थ्रू जो सॉइल आती है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे एलुवियल सॉइल, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ, अब एलुवियल सॉइल में क्या क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है, ठीक है भाई। चलिए तो बिग सॉइल के साथ में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें एसएससी भी होता है, मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है भाई। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो पोटाश होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और इसमें लाइम होता है, ठीक है भाई। चलिए तो याद करने का तरीका क्या रहेगा सर, यहाँ पे पीपीएल, तो यहाँ पे पीपीएल का मतलब क्या हो गया, फास्फोरस हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे पोटाश और तीसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे लाइम, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल, आप लोगों को पता है नॉर्थ इंडिया में क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिग मतलब कि 3 बड़ी रिवर्स आने के कारण ही ये सॉइल सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ये सॉइल मैक्सिमम अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ये मेनली आपको सॉइल पूरी की पूरी दिखेगी दोस्तों। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है भाई। चलो ये तो इंडिया के अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे भी आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी सर, तो वो मिलेगी आपको एलुवियल सॉइल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्यों, क्योंकि सर
यहाँ पे जो रिवर्स का फ्लो है वो मैक्सिमम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है भाई, चलिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर होने के कारण यहाँ पे ये जो सॉइल है वो आसानी से हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे मिल पाती है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे एलुवियल सॉइल क्यों मिलती है, तो कारण ये रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे जितनी भी रिवर्स है उसका फ्लो जो है वो ईस्ट साइड है। ठीक है भाई, एक्सेप्शन मैं बता देता हूँ आपको, तो हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का भी है। और ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दोस्तों, उसमें हम लोग मेनली 3 रिवर्स को जानते हैं। पहली जो रिवर है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे नर्मदा, दूसरी जो रिवर है उसका नाम है यहाँ पे ताप्ती, ठीक है, और तीसरी जो रिवर है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे लूनी। ठीक है, मगर लूनी जो है वो राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनता है तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो बनाती है यहाँ पे एस्चुरी। एस्चुरी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए ज्यादा फ्लो ना होने के कारण यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाती है वो बनाती है एस्चुरी, और ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है वो बनाती है सब मिलकर यहाँ पे डेल्टा। ठीक है भाई, एग्जाम में ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इसके अलावा भी एलुवियल सॉइल जो है हमें राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में भी देखने को मिलती है। मतलब कि हमारे पास 3 जगह हो गई, एक तो नदर्न प्लेन्स हो गई पूरी की पूरी, इसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गई, और हमारे पास वेस्ट साइड का मतलब राजस्थान और गुजरात भी एरिया हो गया, जहां पे आसानी से हम लोगों को एलुवियल सॉइल मिल सकती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी, वीट, शुगर कैन एंड अदर सीरियल एंड द पल्सेस क्रॉप। कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे लगा सकते हैं, किस किस को ये सॉइल ज्यादा सपोर्ट करती है दोस्तों? तो यहाँ पे पैडी भी लगा सकते हो, मतलब धान लगा सकते हो चावल के लिए, वीट लगा सकते हो, शुगर केन लगा सकते हो, और अदर सीरियल क्रॉप्स भी यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब मोस्टली सभी चीजों के लिए ये सॉइल जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में इसके पास पोटाश है, फास्फोरिक है और लाइम भी है। यहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे पानी अच्छा खासा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा का पानी आ रहा है जो कि मिनरल रिच है। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगर ये सॉइल को हम लोग याद करने की कोशिश करें टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से, तो इसका 2 पार्ट में डिवीजन होता है। पहली जो सॉइल होती है उसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे बांगर सॉइल। बांगर सॉइल का मतलब ये होता है वो सॉइल जो पुरानी हो चुकी है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एलुवियम। ठीक है, और जो नई सॉइल होती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों खादर। मतलब कि ये हुई दोस्तों यहाँ पे न्यू एलुवियम। आई रिपीट, ये कौन सी हुई दोस्तों? न्यू एलुवियम, और ये कौन सी हुई? ओल्ड एलुवियम। तो इट इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसी है, क्या है, कहां से आ रही है, कहां कहां आपको मिलने वाली है, ये सारी एलुवियल सॉइल को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। ठीक है, सॉइल बनती कैसी है, इसके लिए हम लोगों ने ये सॉइल प्रोफाइल को याद किया। ABCD याद करना, मिक्सर ग्राइंडर याद करना है आपको। बेडरॉक से निकल के आगे पड़ती है, तो वेदर्ड होती है, वेदर्ड होती है तो आगे पड़ती है, तो यहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन बनती है, सबसॉइल बनती है, और फिर जाके ये टॉप सॉइल बनती है। तो ये एग्जाम तक के दोस्तों एज इट इज हमें याद करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बांगर एंड द खादर सॉइल। तो बांगर और खादर के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ध्यान से और बहुत आराम से हम लोग समझने की दोस्तों यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बांगर सॉइल के। ठीक है भाई, चलिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बांगर सॉइल का सीधा सीधा मतलब होता है पुराना, मतलब पुरानी, मतलब समय से पुरानी हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर ये लेयर मान लेते हैं ये लेयर बांगर की है, तो ये लेयर जो है वो हो जाएगी खादर की। खादर के मतलब न्यू और बांगर के मतलब पुराने। ठीक है भाई, चलिए तो बांगर इज द ओल्ड एलुवियम। बांगर क्या कहलाती है दोस्तों? ये ओल्ड एलुवियम कहलाती है। ठीक है भाई, चलिए तो बांगर जो है वो यहाँ पे ओल्डर होती है किससे दोस्तों? यहाँ पे खादर से। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग अगर खादर की बात करें तो खादर इज द न्यू एलुवियम। खादर जो है वो क्या कहलाती है? न्यू एलुवियम कहलाते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स खादर इज यंगर इन एज, मतलब कि ये नई वाली हो गई और ये दोस्तों कौन सी वाली हो गई? पुरानी वाली हो गई। ठीक बात है, चलिए बांगर ऑफ्टन कंटेन कैंकर नोड्यूल्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे ये याद रखनी है, पुरानी होने के कारण इसमें बहुत सारे कैंकर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे बोलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन है। आई रिपीट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं उनको कहते हैं यहाँ पे हम लोग कैंकर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे कैंकर्स। ठीक है, अब खादर जो है वो फाइनर होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा महीन
होती है, मतलब बहुत ज्यादा फाइन होती है, मतलब इसमें नोड्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। मोर सैंडी एंड फ्री फ्रॉम कैंकर नोड्यूल्स, तो इसमें कैंकर नोड्यूल्स का प्रेजेंस जो है वो कम होता है, ये सैंडी होती है और मोर फाइनर होती है। किससे फाइनर ज्यादा होगी दोस्तों? तो बांगर से ये बहुत ज्यादा फाइनर होगी। बांगर इज नॉट रिन्यूड फ्रीक्वेंटली, बांगर जो है बहुत ज्यादा रिन्यू बार बार नहीं हो पाती, क्योंकि ये लोअर बेड पे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, हेंस इट इज लेस फर्टाइल। अब जाहिर सी बात है लोअर बेल्ट में पहुंच जाएगी तो इसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी लेयर ऑफ सॉइल में देखा था कि टॉप सॉइल होती है, उसके नीचे सब सॉइल होती है। तो ये बांगर अपने आप जो है क्या बन चुकी है दोस्तों? यहाँ पे सब सॉइल बन चुकी है। खादर इज रिन्यूड फ्रीक्वेंटली एंड इज मोर फर्टाइल, हर साल आएगी, हर साल नई नई सॉइल आएगी, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे आराम से हमें पता चल जाता है कि ये रिच रहेगी न्यूट्रिएंट्स में, ये रिच रहेगी दोस्तों मिनरल्स में। बांगर इज फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर्स एंड हायर देन द ग्राउंड लेवल। हम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि बांगर जो है अभी यहाँ रिवर के पास थी और रिवर से दूर कैसे चले गई, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर जो है अपने फेसेस को चेंज करती है, मतलब उसके बहने का जो तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल इस साल यहाँ बह रही है फॉर एग्जाम्पल 2025 में, तो 2027 में जाके ये इस तरीके से हो सकता है इस तरफ निकल जाए, तो ये हर साल जो है अपना फेस जो है वो चेंज करती है दोस्तों बहने का। खादर इज फाउंड नियर रिवर चैनल्स एंड डेल्टास एंड इन फ्लड प्लेन्स, तो खादर कहाँ मिलेगी दोस्तों? तो रिवर चैनल्स में, रिवर्स के आसपास में मिल जाएगी, और ये हमें फ्लड प्लेन्स पे भी मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं गंगा यमुना का दोआब, तो यहाँ पे जो नई नई सॉइल आ रही है वो है खादर, मगर जो दूर जा चुकी है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? यहाँ पे बांगर। तो इस तरीके से हमें डिफरेंस समझ में आता है कि खादर और बांगर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए, तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपनी बहुत बेहतरीन सॉइल, जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में ये जो सॉइल है वो हमें मिलती है। मेनली इसका जो सोर्स होता है वो होता है कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन, लावा ठंडा होने के बाद, वेदरिंग होने के बाद ये सॉइल पूरी की पूरी बनती है। ठीक है भाई, समझते हैं। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, इसको ब्लैक सॉइल के अलावा रेगर सॉइल भी कहा जाता है, बिकॉज द सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। और ये क्या बोल रहा है कि ये जो सॉइल है ये सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन को उगाने के लिए, तो इस सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, मतलब रेगर सॉइल और यहाँ पे इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसका नाम है। ठीक है भाई, चलिए, ये रिच होती है कौन से न्यूट्रिएंट्स में? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम लोग लिख लेते हैं Cc, फिर होता है इसमें दोस्तों मैग्नीशियम, फिर होता है इसमें पोटाश, और फिर होता है दोस्तों इसमें यहाँ पे लाइम। ठीक है भाई, चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ब्लैक सॉइल है वो कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटाश में और लाइम में दोस्तों यहाँ पे रिच होती है। ठीक है भाई, ये सॉइल जो है मेनली प्लेट्यू रीजन में मिलती है, सौराष्ट्र के प्लेट्यू रीजन हम लोगों ने देखा था कि लगभग हमारा 30% जो है दोस्तों वो प्लेट्यू रीजन है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो ये प्लेट्यू रीजन में मिलती है। महाराष्ट्र के, मालवा के, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी ये सारी सॉइल मिलती है हम लोगों को। दिस सॉइल इज मेड ऑफ द फाइन क्लेई मटेरियल, और ये जो सॉइल है ये किससे बनी रहती है? तो फाइन जो क्लेई मटेरियल रहता है उससे, मतलब बहुत ज्यादा चिकनी सॉइल होगी ये, एंड इज नोन एज होल्डिंग मॉइस्चर। ठीक है, ये मॉइस्चर को होल्ड करने में बहुत ज्यादा यहाँ पे जानी जाती है। ठीक है भाई, चलिए, मतलब कि जो कॉटन होता है, कॉटन को होल्ड करने के लिए बहुत अच्छी सॉइल चाहिए, जो कि ब्लैक सॉइल यहाँ पे काम करती है। The soil is rich in calcium carbonate, magnesium and potash and more suitable for growing cotton. इन सबके कारण ये कॉटन को उगाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। ठीक है भाई, चलिए, तो ब्लैक सॉइल की कहानी जो है हम लोगों को समझ में आ गई सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के साथ बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल की। तो आपको पता है कि रेड कलर किसके कारण होता है? तो आयरन रिच होने के कारण ही रेड कलर होगा, ये तो बात हम लोगों को याद है। These soil are found in a part of Odisha, Chhattisgarh and the southern part of the middle Gangetic plains and some part of the western Ghats. I repeat. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा की, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा और ये वाला जो एरिया है ये हमारा आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। आई रिपीट, कौन से एरिया में आता है दोस्तों? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है, मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स, तो गंगा का बीच वाला जो एरिया है वहां पे ये सॉइल मिलती है, और हम लोगों को ये वेस्टर्न घाट्स में भी सॉइल मिलती है। ठीक है भाई, कौन सी सॉइल है सर? रेड सॉइल। ठीक है, चलिए, द सॉइल बिकम्स रेडिश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये इसका रेड कलर होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है दोस्तों आयरन ऑक्साइड्स की। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये रेड कलर क्यों है, तो ये आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मेन रॉक है वो कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे इग्नियस रॉक जो है ये मेन रॉक है, जो कि आपको ये रेड कलर तक के पहुंचाने का काम करेगा।
इट टुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, बट यहाँ पे अगर उसका हाइड्रेशन हो जाता है रेड सॉइल का तो ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे येलो फॉर्म में। ठीक है भाई, चलिए तो रेड सॉइल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू येलो सॉइल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म। पोटैटोज के लिए अच्छा होता है, मेज के लिए अच्छा होता है, कॉटन के लिए भी ठीक ठाक होता है ये यहाँ पे, विच आर ग्रोन इन रेड सॉइल। तो रेड सॉइल में ये सब चीजें लगा सकते हो। इसके साथ ही साथ वेजिटेबल्स, टोबैको, सिट्रस फ्रूट, मतलब कि खट्टे जो फल होते हैं वो सब भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रेप्स यहाँ पे येलो सॉइल में बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये हमारी कहानी होती है रेड एंड येलो सॉइल की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं लैटराइट सॉइल की। बिल्कुल अनोखी सॉइल, हम लोगों ने मैप में भी देखा था, अलग अलग जगह पे जो बटी हुई सॉइल थी उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लैटराइट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है सर, एक ऐसी सॉइल जो कि हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल में जो बने उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे लैटराइट सॉइल। ठीक है, अब लैटराइट सॉइल की और क्या खासियत है भाई, तो उसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है, ये याद रखना है। एज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर हाई होगा तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो अर्थ के नीचे बहुत अच्छे से हमारे लिए हेल्प करते हैं पूरी की पूरी सॉइल को रोटेट करने में, अगर वही डेड हो जाएंगे तो यहाँ पे फर्टिलिटी भी तो दोस्तों कम हो जाएगी इस सॉइल की। तो एक बात याद रखना है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल में मिलने वाली जो लैटराइट सॉइल है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही कम होते हैं। उसका कारण ये होता है हाई टेम्परेचर और यहाँ पे हाई रेनफॉल। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, है ना, और इसके कारण ये बोलता है कि बहुत डीप ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी और ये एसिडिक नेचर में होती है इसके, क्योंकि पीएच लेवल जो है वो 6 से यहाँ पे कम होता है, इसीलिए ये एसिडिक नेचर में होती है। ये आपका एमसीक्यू भी बनता है दोस्तों कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि लैटराइट सॉइल जो है उसका पीएच लेवल क्या होगा। दिस सॉइल इज फाउंड इन द केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली रीजन ऑफ द आसाम। ठीक है, तो इधर से अगर हम लोग देखने का काम करते हैं तो ये हो गया दोस्तों हमारा कर्नाटका, इसके नीचे हो गया दोस्तों यहाँ पे एक केरला। ठीक है, कुछ पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तमिलनाडु का, इधर हम लोग ले लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश को, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, और इधर ले लेते हैं दोस्तों हम लोग पूरा आसाम को। ठीक है, तो इन सारी जगह पे हम लोगों को आसानी से लैटराइट सॉइल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल भी और टेम्परेचर भी ज्यादा है। ठीक है भाई, दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। ये बोलता है कि ये टी और कॉफी के लिए भी अच्छी मानी जाती है, और आपको पता है टी एंड कॉफी के लिए जो हमें खेती करनी पड़ेगी उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे टेरेस फार्मिंग, है ना भाई। चलिए, तो टेरेस फार्मिंग में हम लोग टी और कॉफी को भी यूज करेंगे। कैश्यू नट आर ग्रोन इन रेड लैटराइट सॉइल। तो कैश्यू नट जो है वो बहुत अच्छे से फलता फूलता है। कैश्यू नट जो है वो कहाँ फलता फूलता है, तो सर रेड लैटराइट सॉइल में फूलता है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे बात करें हम लोग तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में बहुत अच्छे से कैश्यू नट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेड लैटराइट सॉइल वहां पे आसानी से दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एरिड सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो एरिड सॉइल बोलता है कि हमारे इंडिया के ये जो वाला साइड है, मतलब गुजरात के ऊपर वाला जो राजस्थान साइड है, और आप लोगों को पता है कि राजस्थान में पानी क्यों नहीं गिरता, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैरेलल रेंज ऑफ अरावली। ठीक है, तो अरावली की पैरेलल रेंज होने के कारण राजस्थान में जो पानी नहीं गिरने वाला एरिया है वहां पे जो सॉइल मिलती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे एरिड सॉइल। दीज सॉइल आर सैंडी इन टेक्सचर। कैसे दिखेगी? सैंडी इन टेक्सचर। सैंड क्या होती है? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो रॉक का पार्टिकल जिसमें पानी ना हो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सैंड। ठीक है, सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। तो एग्जाम में याद रखिएगा इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी होगा और दूसरा ये सेलाइन होगा नेचर में। दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेट। सबसे अच्छी बात ये कही कि हाई टेम्परेचर में, तो दिमाग में आ गया होगा राजस्थान में हाई टेम्परेचर होता है सर, और ड्राई क्लाइमेट होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, चाहिए मत कि अच्छी खासी ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट द मॉइस्चर एंड द ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इज वेरी लो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मॉइस्चर और ह्यूमस यहाँ पे बहुत ही कम होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट। ओके, इन सम एरियाज कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवैपोरेटिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है वहां पे आसानी से इस सॉइल से हम लोग नमक भी बना सकते हैं, दांडी नमक भी एग्जाम्पल में रख सकते हैं। दीज सॉइल आर नॉट फर्टाइल बट
कैन बिकम फर्टाइल आफ्टर एडुकेट इरिगेशन ऑफ द सॉइल। अगर प्रॉपरली इरिगेशन सिस्टम होगा तो यहाँ पे इस सॉइल को कल्टीवेटेड के फॉर्म में लाया जा सकता है, मतलब कल्टीवेशन में लाया जा सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके फर्टाइल बन जाएगी। द एरिड सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान एंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गुजरात। तो यहाँ पे इंडिया में दो जगह पे मिलेगी, एक तो राजस्थान वाले एरिया में बहुत आसानी से मिलेगी, दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है गुजरात का, यहाँ पे ये सॉइल हमें आसानी से मिल जाती है। लास्ट हम लोग आते हैं, बात करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट सॉइल है मेरे हिसाब से वो है फॉरेस्ट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस रीजन एंड इट इज मेड ऑफ द सैंड एंड द सिल्ट। और ये हम लोगों ने देखा था कि कश्मीर से लेकर लगभग जम्मू तक के पूरे फॉरेस्ट सॉइल हम लोगों को देखने को मिल रहे थे सिक्किम में, और अगर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर वाले पार्ट्स में हम लोग बात करें तो वहां पे भी हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे सैंड और सिल्ट का कॉम्बिनेशन थी दोस्तों। इन द स्नो रीजन ऑफ हिमालय द सॉइल लैक्स ह्यूमस कंटेंट। अब यहाँ पे ये हिमालयस रीजन जो है, यहाँ पे आपको पूरी सॉइल जो है वो मिलेगी फॉरेस्ट सॉइल, बट ये सॉइल जो है वो लैक होती है ह्यूमस में। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इस पे शेड पूरा का पूरा रहता है, किसका भैया? तो स्नो का, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द टॉप कवर ऑफ द सॉइल। यहाँ पे टॉप कवर जो है वो चला जाता है, बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ का टॉप सॉइल जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्टाइल नहीं होती। द फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज इनफर्टाइल, ठीक है, बट ये जो इनफर्टाइल एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, वो हमेशा इनफर्टाइल इसीलिए है क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ ह्यूमस होगा ही नहीं। जब ह्यूमस नहीं होगा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव या वहाँ पर बहुत ज्यादा खेती आप नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो फॉरेस्ट सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जो कि यहाँ सबसे अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है। ब्लैक सॉइल का गर्मियों में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं दोस्तों। बट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। रेड एंड येलो सॉइल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए रेड कलर आपको सामने दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है, मतलब कहीं ना कहीं जो इग्नियस रॉक्स है इसका सपोर्ट है। अगर रेड सॉइल में हाइड्रेटेड फॉर्म कर देते हैं तो येलो सॉइल बन जाता है। साथ ही हम लोग देखिए लेटराइट सॉइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेटराइट सॉइल में हम लोगों ने समझा था जिसका पीएच लेवल 6.0 या उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। तो ये देखिए येलो कलर की होगी और बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी, और इंडिया में भी ये अलग अलग छोटी छोटी जगह पे आपको देखने को मिलेगी। एरिड सॉइल की हम लोग बात करें तो बीहड़ वाले जो एरिया होते हैं राजस्थान और वेस्टर्न गुजरात के, वो सारे एरिया जहाँ पे बहुत मुश्किल से प्लांटेशन हो पाएगा, बट हम लोग कोशिश करके इसको फर्टाइल बना के यहाँ पे खेती कर सकते हैं। तो ये कुछ सॉइल्स के टाइप हम लोगों ने बात करी, बट आज हमारे पास प्रॉब्लम जो है सॉइल तो है मगर हमारे पास बहुत अच्छी खेती नहीं है। उसका कारण क्या है? तो बहुत सारे रीजंस हमें समझ में आए और जिसके कारण सॉइल धीरे धीरे करके इरोडेड हो गई, मतलब उसका डिग्रेडेशन हो गया। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है और क्या कारण है सॉइल इरोजन के। द वियरिंग अवे बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ विंड, मतलब कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को अगर यहाँ पे हवा के एक्शंस के थ्रू बहना पड़ जाए या एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाए, वॉशिंग डाउन ऑफ द सॉइल कवर, अगर वो मान लेते हैं रनिंग वाटर के थ्रू वॉशिंग डाउन हो जाए, इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन दो कारणों से हो सकता है, या तो एक्शन ऑफ विंड्स के कारण या तो रनिंग वाटर के कारण। बिकॉज द प्रोसेस इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन अकर साइमल्टेनियसली, भाई इरोजन भी साथ साथ में होगा और सॉइल फॉर्मेशन भी साथ साथ में होगा। हो सकता है सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस स्लो हो मगर इरोजन का प्रोसेस दोस्तों फास्ट होगा। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, मगर आज भी हमारे यहाँ बैलेंस अभी बना हुआ है। हाउएवर ओवरग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, हम लोगों ने समझा था कि राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश में जो मेन प्रॉब्लम है वो है ओवरग्रेजिंग के, बहुत सारी जगह डिफॉरेस्टेशन का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एट रैपिड पेस कैन डिस्टर्ब दिस बैलेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरोजन्स आर। अब हम लोगों को पता चल चुका है कि ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण ज्यादा से ज्यादा इरोजन यहाँ पे होता है, और हम लोग समझने वाले हैं कि इरोजन अब कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों गुली इरोजन की। तो गुली इरोजन क्या होता है? देखिए ये जो काला काला एरिया दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये गिली इरोजन है। मतलब कि मेनली जो ये सॉइल थी वो किसी कारण से बह के आगे निकल चुकी है, तो ये गली टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको गली इरोजन भी कहा जाता है। दिस अकर्स व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द सॉइल मेकिंग डीप चैनल्स। तो अब यहाँ पर रनिंग वाटर अगर एक डीप चैनल बना देता है, गली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, तो उसको बोलते हैं गली इरोजन। The land thus becomes unsuitable for cultivation and is known as badland। अब यहाँ पे ये अनकल्टिवेटेड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे खेती नहीं हो सकती, इनफर्टाइल हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करोगे भाई? कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस लैंड को नाम दिया गया गुली इरोजन, ठीक है भाई। और ये आगे चल के बैड लैंड का फॉर्म ले लेती है। चलिए हम लोग बात करते हैं शीट इरोजन की। शीट इरोजन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया बह के अगर
पूरा का पूरा चले जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे शीट इरोजन। द वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर, पानी बहुत तेजी से आए और ये पूरी की पूरी लेयर जो है बह के निकल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे शीट इरोजन। ओवर लार्ज एरियाज इज नोन एज शीट इरोजन, मगर ये थोड़े बहुत एरिया में नहीं होगा, ये बहुत बड़े एरिया में होगा तो इसको कहेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे शीट इरोजन। ठीक है भाई, आगे हम लोग बात करते हैं विंड इरोजन की। तो विंड के ब्लो होने के कारण अगर टॉप लेयर जो है सॉइल की अगर वॉश अवे हो जाती है, मतलब उड़ जाती है यहाँ से और दिखती नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे विंड इरोजन। तो एक्शन ऑफ विंड के कारण अगर मान लेते हैं टॉप लेयर चले जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं विंड इरोजन। ठीक है भाई, चलिए तो ये तीन टाइप की इरोजन हम लोगों ने समझे। सबसे पहले गिली इरोजन समझा, गिली इरोजन में समझा कि यार गली टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर हम लोगों ने समझा कि गिले इरोजन के अलावा शीट इरोजन होता है जिसमें फ्लोइंग ऑफ वाटर बहुत तेजी से आएगा और पूरा का पूरा जो टॉप लेयर है उसको लेके चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे शीट इरोजन। और लास्ट हम लोगों ने देखा विंड इरोजन। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोगों के पास भाई जब मुद्दे आ गए हैं, जब हमारे पास परेशानी आ गई है तो उसका सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। तो हम लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में हम लोग सबसे पहला पार्ट लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्टोर प्लोइंग का। ठीक है भाई, चलिए तो ये कॉन्टोर प्लोइंग देखिए, कॉन्टोर प्लोइंग देखिए अलोंग दिस, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कर दिया कॉन्टोर प्लोइंग। ये देखिए ये काउंटर फ्लोइंग है। ठीक है भाई, चलिए इसको समझते हैं। When one flow along the contour lines, अगर contour lines के हिसाब से ही अगर हम लोगों ने बो दिया, it decreases the flow of water down, इसके कारण जो पानी का स्लोप है बहुत तेजी से जो जा रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा। द स्लोप एंड डस हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन, इसके कारण सॉइल को बचाया जा सकता है। मतलब फ्लो ऑफ वाटर को स्लो करने के लिए हम लोग यहाँ कॉन्टोर लाइंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे खेती करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्टोर प्लोइंग। ठीक है भाई, चलिए दूसरी जो टाइप आता है उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है भाई, टेरेस फार्मिंग को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे अच्छा होता है दोस्तों टी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है भाई, चलिए तो टेरेस फार्मिंग कैसे होती है इसको हम लोग समझे। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे पानी जो है वो बहता हुआ आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोगों ने क्या करा भैया, इस पे लगा दिए पेड़। और ये जो येलो वाला मैंने बताया ये पहाड़ियां काट काट के बनाया गया दोस्तों, है ना। ठीक है भाई, चलिए तो अब इसको जितना पानी चाहिए होगा उतना ये पानी लेगा और बाकी क्या कर देगा, नीचे शिफ्ट कर देगा। इसको जितना पानी चाहिए होगा पानी लेगा, उसके बाद नीचे शिफ्ट कर देगा। इसको जितना पानी चाहिए पानी लेगा, नीचे शिफ्ट कर देगा। अब इसका कहने का ये मतलब है कि अगर ज्यादा पानी रहेगा तो यहाँ पे जो चाय पत्ती है दोस्तों वो नहीं उग पाएगी, है ना। तो ये टेरेस कल्टीवेशन मेनली हम लोग सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, आसाम या दार्जिलिंग में देखते हैं, तो वहां पे टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है भाई, चलिए तो ये क्या कहता है, व्हेन द स्टेप्स आर कट आउट ऑन द स्लोप्स द हिल्स मेकिंग टेरेसेस इट रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे ये सॉइल इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पे टेरेस फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, सॉइल को यहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरी कहानी जो है टेरेस फार्मिंग की है। ठीक है भाई, चलिए तो ये ड्राइंग, ये इमेज के थ्रू हम लोगों को ये समझ में आ रहा है। देखिए बहुत बड़ा पार्चमेंट एरिया है। ठीक है, चलिए तो टेरेस फार्मिंग के बाद हम लोग बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन में स्ट्रिप क्रॉपिंग के। ठीक है, व्हेन स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन द स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, ये जो दिख रहा है और इसके बगल में भी ये देखो ये भी दिख रहा है। अब क्या करा हम लोगों ने, ये जो है ये लार्ज साइज, ये जो है लार्ज साइज में कर दिया और ये जो है ये स्मॉल साइज में है। ठीक है, अब हवा जब आएगी तो ये जो लार्ज साइज है इससे टकरा के निकल जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो क्रॉप है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन में एक तरीका ये आता है, व्हेन स्ट्रिप्स ऑफ grass are grown between the strips of crop it is known as the strip cropping, it breaks down the speed of the wind। तो विंड की स्पीड को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग का। इसको और इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग समझेंगे तो ठीक है, मान लेते हैं ये आपका मेन क्रॉप है। ठीक है भाई, तो ये मेन क्रॉप हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये लगा दिया, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन क्रॉप तो पूरा नीचे गिर जाएगा यहाँ पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो मेन क्रॉप जो है वो यहाँ पे छोटा होना चाहिए। याद रहेगा, मेन क्रॉप छोटा होना चाहिए
और ये मेन क्रॉप हो गया आपका, मेन क्रॉप छोटा है तो बच गया। अब जो हवा आएगी वो इससे टकराएगी, है ना भाई। चलिए तो कहानी याद है क्लियर। तो विंड के थ्रू जो इरोजन होने वाला है उसको रोकने के लिए भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में हम लोग बात करते हैं शेल्टर बेल्ट की। तो जो खेत के किनारे होते हैं वहां पे अगर पेड़ लगा के हम लोग हवाओं के प्रेशर को रोक पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स। व्हेन ट्रीज आर प्लांटेड इन अ रो इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड। दिस मेथड हैज प्रूवन वेरी सक्सेसफुल इन द डीस्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स। तो ये डेजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स में ये बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया में भी यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का जो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है वो समझ में आया। तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आपके लिए बहुत सारे फीचर्स ला रही है, जिसमें से ये सारे सेलिएंट फीचर्स है। और यहाँ पे हम लोगों से अगर कांटेक्ट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू या तो जो डिस्क्रिप्शंस दी जाती है उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद आपके रिजल्ट में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे, आपका नॉलेज अपग्रेड होने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।